जब सब चुप थे तब एडेलाइन ने मार्विन से कहा, अभी सब जब चुप है, टेंशन मत लो मार्विन, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। वो एकदम सोचने से निकलकर सीरियस थी। उसके अल्फाज में जज्बा दिख रहा था। उसका ध्यान मार्विन के मासूम चेहरे पर था। वैकिन ने सोचते हुए अपने हाथ गाल पर रख कर कहा, तुम्हें लगता है बचाना तुम्हारा शौक है? पहले कैप्टन को, अब मार्विन को प्रोटेक्ट कर रही हो। ये तुम्हारी हॉबी है क्या? मैवेन ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, एडेलाइन, मुझे पता भी नहीं था कि मैं तुम्हें इतना कमज़ोर लगता हूँ। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, बस ये है कि मेरे आसपास सब लोग अजीब तरीके से स्ट्रॉन्ग हैं। मैवेन की आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एडेलाइन उसे कमज़ोर समझ रही है। इस लम्हे में उनके रिश्ते और हर एक की ताकत की अलग पहचान सामने आ रही थी। वैकिन ने टॉन्ट किया, हाँ हाँ बस चुप हो जाओ, अगर कुछ हो गया तो। मैवेन गुस्से में बोला, तुमसे बात करना एक दीवार से बात करने जैसा है। उसने अपना सूटकेस उठाया और गुस्से में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चला गया। वैकिन ने आंखें घुमाते हुए कहा, वाह, अब तो पाउटिंग मोड में आ गया है। एयरलाइन ने मुस्कुराते हुए वैकिन से कहा, छेड़ना बंद करो अब उसे, मुझे पता है तुम्हें उसे कितना लगाव है। वैकिन सरप्राइज हो गया और कहा, मैं क्या? एडेलाइन शांति से बोली, हाँ, और अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहे तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। उसके दिमाग में एक पल के लिए वो वक्त आ गया जब मैवेन की मौत हुई थी, जब वैकिन समुद्र के किनारे उसके बेजान शरीर उठाया और चिल्ला रहा था। एडेलाइन ने सोचा, वैसा फिर से नहीं होना चाहिए। फिर वैकिन ने बात बदली, चलो इतना काफ़ी है। तुम जिस मशीनरी ग्रुप से मिलने जा रही हो, उनका नाम क्या है? एडेलाइन हैरानी से पीछे जाते हुए बोली, ओह, मैंने बताया नहीं क्या? एडेलाइन ने हॉलवे में बताया, उनका नाम लीजन ऑफ एगल्स है, यानी ब्लैक वाइन के नाम से भी जाने जाते हैं। वैकिन ने हैरानी और चिंता के साथ एडेलाइन से पूछा, एडेलाइन, क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक वाइन किस तरह के लोग होते हैं? एडेलाइन ने शांतिपूर्वक आवाज़ में जवाब दिया, हाँ, मुझे पूरी जानकारी है। फिर वो बिना पीछे देखे वैकिन के आसपास चलती रही। वैकिन ने गुस्से भरे शब्द में कहा, तो तुम्हें पता है कि ये लोग इंसान के ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है? जी हाँ, मुझे पता है, एडेलाइन ने जवाब दिया। वैकिन ने थोड़ा नाराज़ होते हुए पूछा, फिर भी तुम जा रही हो उनके पास? एडेलाइन का लहजा ठंडा हो गया। बिना वैकिन को देखे बोली, मुझे लगता है कभी कभी तुम मुझे बच्चा समझते हो। वैकिन ने समझाने की कोशिश की, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। एडेलाइन ने उसके अल्फाज गलत समझे, तो तुम्हें लगता है कि मुझे हर बार तुम्हारे पीछे रहना चाहिए और तुम मुझे अपने काम से दूर रहने को कहोगे बस क्योंकि ये खतरनाक है? हाँ, शायद तुम फिक्र करते हो क्योंकि मैं प्रोफेट हूँ। अगर कभी एक दो बार ये बात होती तो समझ सकती थी कि ये तुम्हारी चिंता है मेरे लिए, पर मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम्हारे पसंद और नापसंद से चलो। एडेलाइन ने अचानक मुड़कर अपनी फ्रस्ट्रेशन आवाज़ में कहा। फिर एडेलाइन ने वैकिन के जवाब देने से पहले कहा, तुमने पहले पूछा था मेरा शौक लोगों को प्रोटेक्ट करना है या नहीं। फिर वह शांतिपूर्वक तरीके से बोली, मुझे पता है, मैं तुम्हारी नज़र में बहुत छोटी और कमज़ोर लगती हूँ। तुम सोचते होंगे मैं एक तलवार भी नहीं उठा सकती, लेकिन याद रखना, मैं ही वो हूँ जिसने उस तलवार में रोशनी वापस लाई थी। वो तलवार की तरफ इशारा कर रही थी। याद रखना, मेरे पास भी किसी की रक्षा करने की ताकत है और किसी वजह से मैं थक गई हूँ सिर्फ पीछे छुपकर कुछ ना करने से। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझे समझो। समझे अब? एडेलाइन ने अपनी बात ख़त्म करते हुए एक कॉन्फिडेंट मुस्कान दी जिसमें जज्बा और यकीन था। वैकिन चुप रहा, जिससे पता चला कि उसने बात समझ ली। उसी दिन बाद में वो दोनों मार्कन सिटी में टेलीपोर्ट हुए। नीली मैजिकल लाइंस, रोशनी और स्पेल्स के जरिए वो टेलीपोर्टेशन मीडियम से गुजरकर अपने मुकाम पर उतरे। ज़मीन पर कदम रखते ही बेंजार्क ने चिंतित होकर एडेलाइन से पूछा, क्या तुम ठीक हो? एडेलाइन ने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए कपड़े ठीक किए और कहा, बिल्कुल ठीक हूँ। वैकिन चुपचाप सोच रहा था। एडेलाइन को देखकर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने सुना था कि यह उसका दूसरा टेलीपोर्टेशन था। एडेलाइन ने बेंजार्क को बताया, पहली बार से अब ज़्यादा आसान लग रहा है। बेंजार्क ने सर हाँ में हिला दिया। एडेलाइन को पता था कि टेलीपोर्टेशन की आदत डालनी ज़रूरी है क्योंकि ये स्किल्स वो आगे कई बार इस्तेमाल करेगी। वैकिन ने उसके डाउटफुल नज़र के बावजूद
एडेलाइन की दृढ़ता भरी आवाज़ उसके दिमाग में गूंजनी शुरू हो गई। याद रखना, मेरे पास भी किसी की रक्षा करने की ताकत है। वैकिन समझ रहा था कि एडेलाइन गुस्से में थी क्योंकि वो प्रॉफिट थी। वैकिन ने यह भी माना कि एडेलाइन की प्रॉफिट होने की जिम्मेदारी कितनी भारी है। हालांकि लोग देव और अजुरा को भगवान मानते हैं, असल में एक अलग ही खुदा है जिसे प्रोफेट के जरिए अपनी ताकत दी गई है। प्रोफेसी की ताकत असल में खुदा की ताकत है, और जब देव और अजुरा ट्री ऑफ लाइफ से माना लेते हैं तो ये बहुत रेयर ही होता है कि उन्हें कोई प्रोफेसी दिखे। शायद ही इसी वजह से एडेलाइन इतनी आसानी से टेलीपोर्ट कर पा रही है। वैकिन सोच रहा था उसकी एबिलिटीज़ कितनी खास है। वैकिन कैप्टन के सामने एडेलाइन के रिश्ते को लेकर इतना खुश था कि दिल से उसका शुक्रिया करना चाहता था। एडेलाइन ने कैप्टन से शादी की। एडेलाइन और बेंजर बातचीत में मगन होते हुए दूर चलते गए। वैकिन दोनों के पीछे से उनको देख रहा था, सच्ची खुशी के साथ। ये दोनों सच में अच्छा जोड़ा बनाते हैं, वो सोच रहा था, जो उसके दिल में एक खुशी की लहर ला गई। वही एडेलाइन आगे चल रही थी और बेंजार्क उसके पीछे पीछे बस उसकी तरफ देखता जा रहा था। बेंजार्क ने सोचा, मैं अपने होश में तो हूँ। एडेलाइन के बारे में बातें करने से मुझे पता नहीं लगा कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ। शायद मैं पहले से ही पागल था, इसलिए लगता था कि एडेलाइन इतनी खूबसूरत है। इस वक्त एडेलाइन के बाल हवा में लहरा रहे थे, जो उसकी खूबसूरती में और चांद चांद लगा रहे थे। बेंजार्क ने अपने आप से बोला, मैं कितना बेकार हूँ। क्या मैं अपने आप को बेंजर कह सकता हूँ? वो अपनी सोच से दूर निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक तेज़ हवा चली और एडेलाइन के बाल का रिबन खुलकर बेंजर की तरफ उड़ गया। सोचते सोचते वो रिफ्लेक्स से उस रिबन को पकड़ लिया। वैकिन ने एडेलाइन को देखा, उसके लिए एकदम एडमायर करते हुए सोचा, कितनी कूल डचेस है वो। एडेलाइन ने दोनों को ऐसे देखते देखा तो थोड़ी शर्म आ गई। ये दोनों को देख लो, जैसे मैं पागल हूँ। टेलीपोर्टेशन की वजह से वो थोड़ी उल्टी सी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे ये सेंसेशन अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो बेंजर के पास पहुँची तो अपना रिबन वापस ले लिया। दोनों ने कंफ्यूज नज़र मिलाई। दोनों अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। बेंजर और एडेलाइन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और गहरी होती जा रही थी, जो उनके रिश्ते को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना रही थी। फिर भी तीनों चुपचाप चलते रहे। साइलेंट फॉरेस्ट में हवा हल्की चल रही थी, पत्ते उनके कदमों के साथ झांक रहे थे। बेंजर ने कहा, वैसे यहाँ ऑक्स भी होते हैं। मैंने सुना है ये लोग अक्सर लोगों पर अटैक करते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर पहले इस जंगल में रहते थे। तो ये शहरों से ज़्यादा सतर्क है ना? वैकिन ने अपनी चिंता व्यक्त की। थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एडेलाइन फिर से नाराज़ हो जाए, जैसे उसने पहले ही कह दिया था कि वो अपना ख्याल रख सकती है। एडेलाइन ने वैकिन को मुस्कुराते हुए देखा, उसके जज्बात को समझती हुई। उसने ये भी सोचा कि शायद थोड़ा बाहर से ध्यान देते हुए प्रिटेंड करना चाहिए, चाहे उसकी वो सलाह माने या ना माने। एडेलाइन ने मुस्कुराते कहा, हाँ हाँ, तुम मुझे कहना चाहते हो कि मैं खुद को तुम्हारे या रे के पीछे छुपा लूँ जब कोई खतरा हो, है ना? धन्यवाद वैकिन, तुम्हारी फिक्र के लिए। बेंजर जो चुपचाप चल रहा था, उनकी बात सुन रहा था। एडेलाइन के शब्दों पर वो सोचने लगा, क्या उसे पसंद है जब लोग उसकी फिक्र करते हैं? अपने ख्यालों में डूबा बेंजर सीरियस हो गया। उसने फैसला किया कि अगली बार वो खुद सबसे पहले उसकी फिक्र करेगा। अपने बदलते रिश्तों को समझते हुए और अपने अहम किरदार को एडेलाइन की ज़िंदगी में एहसास कराते हुए तब तक वो पहुंच चुके थे। हम पहुंच गए हैं एडेलाइन, ये मॉन सिटी है। वैकिन ने धूप से अपनी आंखें ढककर शहर की तरफ इशारा किया। शहर में घुसते ही उन्हें लोगों की चहल पहल और बाजार की हलचल ने घेर लिया, जहां लोग जिंदा दिली से बातचीत कर रहे थे। एक आदमी जोर से बोल उठा, सब यहाँ आओ, माउंट सिटी की मशहूर सूप मुफ्त में मिल रही है। एडेलाइन एक्साइटमेंट से बोली, यहाँ कितना जोश है। बेंजर ने उसकी तरफ देखा और कहा, यहाँ बहुत सारे मशीनरीज और टूरिस्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा शहर है ये। बेंजर ने थोड़ी सावधानी भरी आवाज़ में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे क्यों नहीं आने दिया जब इतने टूरिस्ट हैं। एडेलाइन ने थोड़ा मजाक में आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, हाँ मैं भी नहीं समझ पाती। बेंजर थोड़ा जलन भरी आवाज़ में बोला, हाँ मुझे अच्छा लगा कि तुमने मना किया। एडेलाइन ने अपने कंधे थोड़ा उठाकर कैजुअली जवाब दिया, जिसका जवाब बेंजर ने एक हिचकी से दिया।
ये सिचुएशन उसे पुराने वक्त की याद दिला रही थी और वह सोच रही थी बेंजर्क से सवाल पूछे और बातचीत जारी रखे, चाहे वो जवाब पहले से जानती भी हो। एडेलाइन ने हैरानी से पूछा, मुझे समझ आता है कि यहाँ इतने मशीनरीज है, लेकिन इतने टूरिस्ट होना थोड़ा अजीब लगता है। बेंजर ने शांत आवाज़ में समझाया, यहाँ ज़्यादा टैक्स नहीं लगता और महंगी चीज़ें यहाँ सस्ती मिलती है। कई एरेनाज और गैम्बलिंग हाउसेस है, इसलिए बहुत लोग यहाँ आते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। वो उसके साथ शहर में चल रहा था। एडेलाइन ने उसे मोहब्बत भरी नज़र से देखा, सोचती हुई कि पहले वो समझती थी कि बेंजर उसे बोर लगता है चीज़ें समझाते समय, लेकिन अब लगता है उसे ये बातें बताना पसंद है। बेंजर ने आगे बताया, इसलिए वो लोग आते हैं जो सस्ती चीज़ें ढूंढते हैं। पर एडेलाइन अपनी ही दुनिया में खो गई थी, अपनी पुरानी गलतफहमियों को समझते हुए समझ गई। उसने धीरे से कहा, बेंजर की तरफ देखते हुए अपने अजम्पशंस पर दोबारा सोचते हुए। अचानक हवा में कुछ पत्ते गिरने लगे और एक आदमी आवाज़ लगाने लगा, सब लोग सुनो, सबसे मजबूत ग्लैडिएटर हेल का महाचोर इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहा है। बेंजर ने हाथ बढ़ाकर एक पत्ता पकड़ा और उसके ऊपर जो लिखा था वो पढ़ा, जबकि एडेलाइन उसका चुपचाप इंतज़ार कर रही थी। तो इसीलिए सड़क पर इतना शोर शराबा था, बेंजार ने कहा। बिल्कुल, मोचन इस वक्त हमेशा हंसाता रहता है। वैकिन जो पेपर पकड़े था एडेलाइन से पूछा, ये ग्लैडिएटर कॉन्टेस्ट क्या होता है? एडेलाइन ने भी हाथ उठाकर एक पेपर पकड़ा और पढ़ना शुरू किया। लगता है ये मोचन का स्पेशल ग्लैडिएटर कॉन्टेस्ट है, जिसमें हेल का महाचोर खेल रहा है। ये कल होने वाला है। मैचेस टूर्नामेंट स्टाइल होंगे और तुम उस व्यक्ति पर दाव लगा सकते हो जिसे तुम पर जीतता हुआ समझते हो। अगर तुम सही गेस करोगे तो पैसे कमाओगे। एडेलाइन को पहले भी इसका अनुभव हो चुका था, इसलिए उसे मैचेस के रिजल्ट पता थे। उसने याद किया कि एगल मशीनरी स्कोर के लीडर ने अपनी पुरानी ज़िंदगी में क्या कहा था। वो श्योर था कि हेल का महाचोर एक बेवकूफ़ गलती की वजह से हार जाएगा। उसने याद रखा था क्योंकि लीडर होस्ट की तरफ से हो रहा था और फ़ायदा लेकर नाराज़ था, और वो भी जानती थी कि कौन सी टूर्नामेंट को जीतेगा। बेंजर्क ने उसे सोचते हुए देखा, फिर उसकी तरफ झुका और फुसफुसाकर कहा, क्या तुम कल पैसे कमाना चाहोगी? एडेलाइन ने अपना सिर उठाया और एक ब्राइट स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा। अपनी आने वाली घटनाओं की जानकारी छुपाए बिना वैकिन ने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एडेलाइन को ग्लैडिएटर कॉन्टेस्ट पसंद आएगा? आने वाला मैच बहुत ही कठिन होने वाला है। वो अभी भी बैनर पकड़े हुए था। बेंजर चुपचाप बात सुन रहा था, बातचीत को आगे बढ़ने दे रहा था। एडेलाइन बिना किसी फिक्र से बोली, मैं ठीक रहूँगी। मैनर आने के बाद काफ़ी खर्चा कर चुकी हूँ। इस बार कुछ पैसे जमा करना चाहती हूँ। वो हंस पड़ी, सोच रही थी कि इस्टेट में नए गार्डन्स, अंदर का डेकोरेटिंग और एक नया डॉर्मेटरी बनवाने के लिए कितने तरीके हैं पैसा लगाने के। वैकिन इंट्रिग्यूट हुआ, क्या तुम कॉन्टेस्ट के टिकट लेने का सोच रही हो? एडेलाइन थोड़ी मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोली, मेरी नज़र तेज है। एक बार देखो तो जीतने वाला तुरंत समझ जाती हूँ कि कौन जीतने वाला है। अगर तुम्हें डाउट हो तो मेरी सलाह भी ले सकते हो। वैकिन मौका देखकर अपना ईगो बढ़ाने की कोशिश की, बिना समझे कि वो खुद प्रॉफिट से बात कर रहा है। बेंजर सिर हिलाकर उसकी बात से इरिटेट हो गया। वैकिन अपने हाथ दिल पर रखकर प्राउडली बोला, अगर तुम नहीं जानते कौन पर बेट लगाना है तो बस मुझसे पूछ लो। फिर उसे पता चला कि वो प्रॉफिट को ही एड्रेस कर रहा है, जिससे उसका शर्मिंदा होना वजह बन गया। बेंजर की नकारात्मक नज़र ने उसे ज़्यादा एम्बेरस कर दिया। वैकिन ने थोड़ा शर्मीले लहजे में माना, मैं एडेलाइन के कंटेस्टेंट को ही चुनने का सोच रहा हूँ। तब एडेलाइन ने बेंजर की तरफ देखते हुए पूछा, रे, क्या तुम भी अपनी किस्मत आजमाना चाहोगे? बेंजर सोचते हुए अपनी थोड़ी खुजली करते हुए बोला, कंटेस्ट टिकट होता क्या है? उसका सवाल शर्म से भरा हुआ था। वैकिन और एडेलाइन ये बात सुनकर दोनों फ्रीज हो गए, वाइड आए होकर। वो सोच रहे थे कि क्या सच में इनको कुछ नहीं पता? वैकिन समझ नहीं पा रहा था कि बेंजर जैसे ज़िंदगी में इतना अनुभव रखते हुए भी ये चीज़ नहीं जानता। कैप्टन,
तुम 500 साल से जी रहे हो और सच में कंटेस्ट टिकट नहीं जानते? वैकिन ने हैरान होकर पूछा। एडलाइन की आंखों में भी उसी बात का सवाल था। ये ऑकवर्ड साइलेंस तब तक चलती रही जब तक बेंजर हल्की सी मुस्कान के साथ मान नहीं गया। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास बेकार चीज़ों के लिए वक्त नहीं था। वैकिन ने दांत निकालते हुए कहा, बैटिंग बेकार नहीं है, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई होती है। बेंजर हैरानी से बोला, ऐसी बात जिंदगी और मौत की क्यों होती है? तुम्हारे स्टेमिना ज़्यादा है क्या? फिर से बेंजर बिना जवाब दिए चलता रहा और वैकिन और एडेलाइन उसके पीछे पीछे चल दिए। वैकिन मजाक में बोला, कैप्टन तुम तो रोमांस नहीं समझते, वो सीखना पड़ेगा, जिंदगी जीना सीखो। एडेलाइन ने बेंजर को छुप कर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी सी लग रही थी, या शायद उसकी सोच थी। वो एक जगह रुक गए जहाँ वैकिन ने अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। ये सब सिंपल है, गैम्बल जैसा ही है। कल नोटिस बोर्ड पे ग्लैडिएटर्स के नाम लगेंगे, बस हमें गेस करना है कौन जीतेगा और उस पे बेट लगानी है। भीड़ बोर्ड के पास जाके लिस्ट देख रही थी। बेंजर ने कहा, मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर ग्लैडिएटर होंगे उन पे प्रॉफिट कम मिलेगा और जो कम पॉपुलर होंगे उन पे ज़्यादा। सोचते हुए एडलाइन की तरफ देख के हल्का सा मुस्कुराया। वैसे एक और वजह है ना तुम्हारी पैसे बनाने की? एडलाइन हंसी रोकते हुए बोली, कैप्टन रे हमेशा फास्ट समझ जाते हो। मुझे लगा ये इतना वार्म कब दिख मेरे लिए, पिछले लाइफ में तो कभी ऐसा नहीं था। बेंजर ने अचानक से माथे पे चोट मार के कहा, पैसे की टेंशन मत लो, ऑलरेडी काफ़ी है हमारे पास। वैकिन हैरान होते हुए कहा, कैप्टन ने ऐसा बोला? एडलाइन शॉक में चुप हो गई। बेंजर स्मक करते हुए कहा, एक इंसान था बेलिन, गैम्बलिन का बड़ा शौकीन। मैंने उससे उठाया था पर उसने अपनी फैमिली बर्बाद कर दी थी इसी चक्कर में। तुम भी अगर ज़िद्दी हो गैम्बलिंग पे तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम कभी भूखी ना मरो। आगे चलते हुए भी स्मर्क क्लियर था। एडलाइन ने कहा, सॉरी पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला। वैकिन अंदर ही अंदर सोचते हुए, कैप्टन नॉर्मली अपने पास शेयर नहीं करते पर एडलाइन के सामने कर लिया। ये नया साइड देख लिया, वाह, हंस दिया खुश होकर। एडलाइन थोड़ा चिढ़ के कहती है, और एक बात, मुझे बच्ची की तरह ट्रीट करना बंद करो। बेंजर हंसी के साथ, ठीक है ठीक है। वैकिन अंदर से फील कर रहा है, लगता है एडलाइन के सामने कैप्टन ओपन हो जाते हैं। बेंजर उसे एक नज़र डाल के चुप कर गया। वैकिन कहता है, चलो अब इनमें चलते हैं, रूम में ऑलरेडी रिजर्व कर लिया है, मेहनत लगी है मुझे बहुत। एडलाइन कहती है, ओ थैंक यू, रूम भी रिजर्व कर लिया तुमने? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एडलाइन को ऐसी रैंडम जगह नहीं सुला सकता, और अगर किया तो कैप्टन मेरा सर खाएंगे। ये बोलते हुए उसने बेंजर की तरफ देखा। एडलाइन क्यूरियस हो गई, अच्छा तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी एक्साइटमेंट क्लियर थी पर वैकिन ग्रीन करते हुए सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। थोड़ी देर में वो लोग एक ग्रैंड और लग्जरी इन के अंदर घुस गए। मैनेजर जो 30 साल का लग रहा था तुरंत भागकर आया, एनर्जी से भरा हुआ। वेलकम वेलकम, आपके लिए एक रॉयल सूट और एक डिलक्स रूम रिजर्व किया गया है, राइट? उसकी आवाज़ जेन्युइन और हॉस्पिटैलिटी से भरी थी। एडलाइन की आंखों में चमक आ गई। रॉयल सूट? उसे लग ही नहीं रहा था कि इतनी लग्जरी जगह पे रुकने वाली है वो। लेकिन तुरंत एक रियलाइजेशन ने उसे झटका दिया। वेट, क्या आपने कहा एक ही रॉयल सूट? उसने मैनेजर को पूछा डिसबिलीफ के साथ। मैनेजर मुस्कुराते हुए कंफर्म कर गया, जी हाँ, एक रॉयल सूट और एक डीलक्स। हमारा रॉयल सूट इतना बड़ा है कि अंदर एक ह्यूज बाथटब है और कंफर्ट के लिए परफेक्ट है। फिर तो वो डिटेलिंग में चला गया, अननेसेसरी बातें शुरू कर दी। एडलाइन बेचैन हो गई, ये तो गलत लग रहा है। उसने वैकिन की तरफ मुड़ के पूछा, वैकिन ये क्या है? वैकिन ने विंक किया और थम्स अप दिखाया। इंटेंशन सिंपल है, एंजॉय, बस कॉम्प्लीमेंट कर देना मुझे। एडलाइन ने आंखें घुमाई और ऑलमोस्ट रो देने जैसा फील हुआ। ये बिल्कुल गलत समझ रहा है, मैं क्या कहना चाहती हूँ ये समझ ही नहीं रहा। एडलाइन ने बेंजर की तरफ देखा, हेजिटेट होके बोली, एक बात करनी थी, सुनो तो। हम सेम रूम में यूज़ करने वाले हैं, शायद अलग रूम बेटर होगा। उसकी आवाज़ में नर्वसनेस थी। बेंजर ने मैटर ऑफ फैक्ट टोन में जवाब दिया, हम मैरिड कपल है ना, अलग रूम लेंगे तो अजीब लगेगा। फाइनली हमारे कपल एक साथ
एक रूम में रहने वाले हैं। एडेलाइन एक पल के लिए स्टन हो गई। उसे याद आया कि बेंजर को हमेशा रूम शेयर करना पसंद नहीं था और उनकी शादी भी सिर्फ फॉर्मली थी। इतने साल से उन्होंने कभी किसी के साथ रूम शेयर नहीं किया। उसने हेजिटेट होकर कहा, मुझे लगा तुम्हें ये ट्रबलसम लगेगा। पर बेंजर कामली बोल गया, तुम्हें लगता है मुझे प्रॉब्लम होगी? ये तुम्हें इतना प्रॉब्लम है मेरे से कि तुम मेरे साथ रूम शेयर नहीं कर सकती? एडेलाइन तुरंत लाल पड़ गई। हार्ट बीट फास्ट हो गई, जैसे उसके दिल की धड़कन बाहर तक सुनाई दे रही हो। और फिर हमारी हीरोइन ने खुद को याद दिलाया कि ऐसे शब्दों में गिरना नहीं है, ये बस एक जाल है, उसके अंदर नहीं फंसना है। उसके टोन में कोई खास मीनिंग नहीं था। वो खुद को बार बार समझा रही थी। अपनी पोजीशन पे फोकस रखते हुए उसने कामली कहा, ठीक है, अब रिजर्वेशन हो गई ही है तो चलो साथ में रहते हैं। चेहरे पे ब्लश था, पर बिना पीछे मुड़े वो आगे चलने लगी, एक्सक्यूज देकर कि उसके पैर दुख रहे हैं। बेंजर उसे देख के मुस्कुराया, आंखों में इंटरेस्ट था। ओके, वैसे भी मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हारी बात मानूंगा। देखो तो हमारा हीरो कितना शरारती हो गया है। मैनेजर बड़े स्टाइल में उन्हें रॉयल सूट दिखाने लगा। वेलकम टू द रॉयल सूट, उसने एक फ्लरिश के साथ अनाउंस किया और टूर शुरू कर दिया। एडेलाइन अंदर आई तो हैरान रह गई। ये एक नॉर्मल रूम नहीं था, बल्कि एक फुल सूट था। 2 अलग बेडरूम्स, अपने बाथरूम्स और एक स्पेसियस लिविंग रूम। उसे तुरंत रियलाइज़ हुआ कि वो बिना वजह टेंशन ले रही थी। सेपरेट रूम्स तो ऑलरेडी अरेंज है। उसके गले तक ब्लश आ गया, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट के साथ। ओ फाइनली, ये 2 अलग अलग रूम हैं, उसने खुशी के साथ कहा, चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल के साथ। बेंजर की तरफ उसने देखा, उसने भी वही स्माइल रिटर्न की। बेंजर ने बालकनी की तरफ इशारा किया, क्या हम वहाँ पर जाकर देखें? वहाँ का व्यू शायद बहुत अच्छा हो सकता है। क्यूरियोसिटी से एडेलाइन तुरंत गई। बालकनी पे आके उसकी आंखें चमक उठी। ओ माय, कितना अच्छा व्यू है, पूरा सिटी दिख रहा है सामने से, कितना सुंदर व्यू है। बेंजर एक पिलर के साथ टेक करके अपने आर्म्स को क्रॉस करके उसे क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था। हवा उसके बालों को हिला रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक्साइटमेंट थी। धीरे से उसने पूछा, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? एडेलाइन ने बिना हेजिटेट किए कहा, हाँ बहुत ही अच्छा है। उसकी स्माइल इतनी रेडिएट थी जैसे अंधेरे को रोशन कर दे। मैं खुश हूँ कि तुम्हें यह पसंद आया, बेंजर ने सॉफ्टली कहा। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी, एक नया एक्सपीरियंस था। कोई वजह नहीं थी, बस उसकी मुस्कान देखना ही काफ़ी था। उसी समय कहीं और एक अलग मंजर था। एक मंदिर जैसा अंधेरा रेस्टोरेंट जिसमें मशाल और मोमबत्ती की रोशनी झिलमिला रही थी। एक कोने में एक आदमी छुपकर बैठा था, खाल से ढका हुआ। टेबल पर एक तलवार रखी थी और हाथ में प्याला। गले में एक गहना लटक रहा था जैसे नाजुक नक्काशी थी। अचानक दरवाज़ा खुला और एक ढका हुआ शख्स अंदर आया। सीधा उसके पास जाकर रुक गया। कैप्टन, उसने कहा, अपनी चादर हटाते हुए। उसके भूरे बाल और जवान चेहरे रोशनी में चमक उठे। चेहरे पर उत्साह था और आग की झिलमिल रोशनी उसके नक्काशों पर खेल रही थी। बताओ, क्या है केन? बैठे हुए आदमी ने पूछा। उसकी आवाज़ बिल्कुल स्टेडी थी, नज़र कहीं और थी और कप आराम से टेबल पर रखा था। केन थोड़ा झुककर एक्साइटेड टोन में बोला, मैं लंच के टाइम कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से मिला। एक औरत जो आदमी के कपड़ों में थी, एक नोबल और एक गार्ड। पीछे से एक आदमी जिसके पीली आंखें थी। उसने स्केप्टिकल टोन में कहा, और इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? केन ने तुरंत जवाब दिया, उन्होंने मैन इन के रॉयल सूट बुक किया है। और आपको पता है, ग्लैडिएटर कॉन्टेस्ट के टाइम उस रूम को ऐसे ही कोई नहीं बुक कर सकता। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट क्लियर था, जैसे उसे लग रहा हो कैप्टन ये बात बहुत इम्पोर्टेंट समझेंगे। वो इतने अमीर हैं? पीले आंखों वाले आदमी ने हैरान होकर टेबल पर उंगली थपथपाने लगा। फिर कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं। जब लड़के पास ना हो तब सीधे लड़की को मेरे पास ले आना, उसके बाद तुम्हें भी पैसा मिलेगा। तैयार हो जाओ। ये कहकर वो अपने तलवार उठाकर खड़ा हो गया और ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए बिना निकल गया। केन अब बस अगले काम की तैयारी में लग गया।
अगले दिन सुबह धूप ब्राइट थी। एडलाइन शॉपिंग के मूड में थी। बंजर्क और वैकिन उसके साथ थे। एडलाइन की एनर्जी अनलिमिटेड थी, पर उसके दोनों साथी पूरे दिन घूमने के बाद थक चुके थे। नेक्स्ट, इधर चलो, एडलाइन ने एक्साइटमेंट होकर बुलाया और एक शॉप की तरफ भागी। बेंजर्क और वैकिन पीछे से आ रहे थे। तब तक एडलाइन शॉप अटेंडेंट से बात कर रही थी, जो अलग अलग कपड़े और डिज़ाइन दिखाते जा रहा था। क्या ये लेस यहाँ फेमस है क्या? ओ माय गॉश, ये ऑर्नामेंट कितना क्यूट है, एडलाइन एक्साइटमेंट से बोल रही थी। उसकी आवाज़ और तेज हो गई थी चीज़ें देखते हुए। शॉप वाली लेडी हंस पड़ी। मैडम, आप खुद ही और ज़्यादा एडोरेबल लग रही हैं। कॉम्प्लीमेंट सुनकर एडलाइन के चेहरे पर भी ब्राइट स्माइल आ गई। वैकिन ने बेंजर की तरफ देखकर ग्रीन किया। कैप्टन, लगता है ये जगह उसके लिए हेवन है। देखो कितनी खुश लग रही है। बेंजर ने सिर्फ हल्का सा नोट किया, बात एग्री करते हुए। थोड़ी देर बाद वैकिन ने प्रैक्टिकल टोन में पूछा, एडलाइन, तुम कितने दिन यहाँ रुकोगी? मुझे उन्हें एडवांस में कांटेक्ट करके कैपिटल के लिए कैरेज रेडी करना है। एडलाइन ने बिना सोचे जवाब दिया, 4 दिन काफ़ी है। उसका दिमाग ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रहा था। उसके लिए मेन आइलैंड का सफ़र ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एडलाइन को पूरा यकीन था कि एगल मशीनरी कॉर्प कल तक उनसे कांटेक्ट करेगा। इतनी दौलत का दिखावा उन्होंने देखा था, उनके बाद ये पक्का ही लग रहा था। हाथ में एक हार ड्रेस पकड़कर उसने अपनी प्रायोरिटी पर ध्यान दिया। मैं वायर सर्विस तक जा रही हूँ, तुम दोनों शॉपिंग कंटिन्यू करो, वैकिन ने हाथ हिलाकर कहा। थैंक यू वैकिन, एडलाइन ने प्यारी सी स्माइल के साथ जवाब दिया। नो प्रॉब्लम। उसने बस हल्का सा नोट करके अपने रास्ता लिया और बेंजर और एडलाइन फिर से अकेले चल रहे थे। चलो शॉपिंग कंटिन्यू करें, बेंजर ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में बोर्डम छुपा था। तभी एडलाइन की नज़र उन शॉपिंग बैग्स पर पड़ी जो बेंजर शांति से उठाया था। तब से जाके उसे एहसास हुआ कि वो बिना कुछ कहे उसके लिए सब संभाल रहा था। अरे सॉरी, मुझे वैकिन को कुछ दे देना चाहिए था, ये मुझे दे दो। मैं भारी लग रहा होगा ना? एडलाइन ने गिल्टी होकर बैग्स लेने की कोशिश की, लेकिन बेंजर ने नरमी सी नज़र के साथ बस हल्का सा दूर हो गया। रहने दो, तुम्हें अभी और जगह देखनी है ना, चलो चलते हैं, उसने कामली कहा। एडलाइन धीरे से ब्लश करने लगी। दिल में अजीब सी शर्म और घबराहट एक साथ आई। उसके लिए ये सोचना ही अजीब था कि वो उसके लिए सब इतने आराम से उठा रहा है। पर मैं ऐसे कैसे शॉपिंग करूं? तुम सब लेके घूम रहे हो। अच्छा सुनो, मैं थोड़ा और इधर शॉप्स देख लूँगी, तुम बैग्स रूम में रखाओ, फिर वापस आके हम साथ में चाय पी लेंगे, ठीक है? उसने मुस्कान के साथ कहा, जो बेंजर के दिल तक उतर गई। उसके चेहरे पर आई वो रोशनी ने बेंजर के अंदर कुछ पिघला दिया, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को कंपोज कर लिया। तुम अकेली रहोगी यहाँ? उसने थोड़ी चिंता दिखाई। अरे हाँ, और तुम जल्दी वापस आना, लड़कियों को कभी कभी अकेले शॉपिंग करना पसंद होता है, एडलाइन ने हल्की सी नज़र मिलाकर कहा। ये बात उन फीलिंग्स को खो गई जो वो खुद खुलेआम ना बोल पाए। मैं जल्दी आता हूँ, बेंजर ने उसे अश्योर किया और होटल की तरफ निकल गया। मैं वेट करूँगी, एडलाइन ने पीछे से हाथ हिलाकर अलविदा कहा। और जैसे ही वो गया, एडलाइन ने अपना वो काम करना स्टार्ट कर दिया जिसे वो सिर्फ अकेले में ही करना चाहती थी। उसका दिमाग उसके प्लान की सफलता पर लगा हुआ था। होटल के रास्ते बेंजर को बार बार लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने जानबूझकर एक अंधेरी गली में गया और वहाँ रुक गया, और वैसे ही हुआ। एक शैडो फिगर उसके पीछे आ रही थी। ये कहाँ घुस गया? अगर खो गया तो मुश्किल होगी, मुझे उसका पीछा करना होगा, वो आदमी अपने आप से बोल रहा था। लेकिन अगले ही पल बेंजर अंधेरे से निकला और सीधा उस पर चढ़ गया। एक हाथ उसकी गर्दन पर, तलवार उसके गले के पास। कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बेंजर की आवाज़ में गुस्सा साफ था। आदमी हड़बड़ा गया। उसकी बातों से लग रहा था कि वो कोई कातिल नहीं है, बस शायद एक चोर ही था। बेंजर ने तेज़ आवाज़ में कहा, दुआ करो दोबारा तुम मेरा सामना ना करो, वरना ज़िंदगी नहीं बचेगी। ये कहकर उसने उसे छोड़ दिया। आदमी ज़मीन पर धड़ से गिर गया। गिरते ही उसकी जेब से कुछ चमका, एक चांदी का हार। बेंजर ने झुककर उठाया। उस पर एगल मशीनरी कॉर्प का एम्बलम लगा था, साथ ही कुछ और लिखा था, एगल मशीनरी कॉर्प। बेंजर ने धीरे से बोला। उसके दिमाग में सवाल घूम गया, वो लोग उनका पीछा क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ एडलाइन अपने कमरे में बैठी थी। पिंक बैग से निकलती नीली रोशनी उसकी आंखों में चमक ला रही थी, जैसे वो एक नया राज खोलने वाली हो।
एडेलाइन खिड़की के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी थी। मैंने कर दिखाया आखिर, उसने खुशी से कहा। उसने इन्फिनिटी मैजिक को अपनाने की कोशिश की थी, एक ऐसा मैजिक जो बहुत ही मुश्किल माना जाता था, लेकिन फिर भी उसके मन के कोने में डाउट था। क्या वो सच में रे से ज़्यादा शक्तिशाली है? पिछले तजुर्बों की यादें उसके दिल में घूम रही थी, मगर सब के बीच एक संतुष्टि थी, एक चैन था जो उसके दिल को हल्का कर रहा था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा, रे अब कहाँ होगा? उसने शॉपकीपर से कहा था कि रे को टी हाउस भेज दो जब वो लौट कर आए, लेकिन वक्त गुजर रहा था, रे अब तक नहीं आया। ये सोचकर उसका मन बेचैन होने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैम, आपका ड्रिंक तैयार है, एक वेटर की आवाज़ आई। एडेलाइन थोड़ी हैरान हो गई। ड्रिंक? मैंने तो कोई ड्रिंक ऑर्डर नहीं किया, उसने हल्की सी परेशानी के साथ सोचा। उसने डिसाइड किया था कि रे आने के बाद ही दोनों मिलकर ऑर्डर करेंगे, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दरवाज़ा ज़ोर से खुला और एक आदमी तेज़ कदम से अंदर घुस आया। उसके हाथ में एक कपड़ा का टुकड़ा था जो किसी तेज़ केमिकल्स में भीगा था। एडेलाइन के होश उड़ गए जैसे ही उसके मुंह पर वो कपड़ा रखा गया। क्यों अभी अभी ये सब रे भी नहीं है, उसने डर और अफसोस से सोचा। उसके दिल तेज धड़क रहा था, पर शरीर कमज़ोर पड़ रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कोकेन था, ईगल मशीनरी क्रॉप का वाइस लीडर। एडेलाइन उसे पहले जानती थी। कभी उसने कोकेन को अपना वफादार दोस्त माना था जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा था, लेकिन आज उसके हाथ में होने की सोच ही उसके लिए एक जख्म बन गई। एडेलाइन ने उसके हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की, पर उसका जोश धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी यादों में वैकिन ने शब्द घूमे। क्या लोगों को बचाना एडेलाइन का शौक है? उसने महसूस किया कि ये शौक नहीं बल्कि उसकी पहचान है, लेकिन आज उसने एक कड़वी सच्चाई समझी। वो सब उससे ज़्यादा ताकतवर थे। आखिरी पल में जब होश धुंधला हो रहा था, उसकी यादों में पिछले जन्म का हेवनली डेमोनिक वार लौट आया। तभी खून और हार की तस्वीरें और साथ ही एक सवाल, क्या इस बार भी वो अपने दोस्तों को और खुद को बचा पाएगी? एडेलाइन का होश धीरे धीरे धुंधला हो रहा था और उसके दिमाग में एक के बाद एक नाम गूंज रहे थे। वैकिन, मेवन, कोकेन, एविड। उस दिन की यादें ताज़ा हो गई जब सब उनके सामने गिर गए थे और वो अकेली रह गई थी, सिर्फ रे के साथ। एक पल के लिए लगा जैसे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। उधर होटल के बाहर एक और मंजर चल रहा था। बेंजर हाथों में शॉपिंग के बैग लेकर लौट रहा था, जहां उसने सोचा था कि बस सामान रखकर एडेलाइन से मिलना है। वहां उसकी मुलाकात हो गई वैकिन से, जो एक कोने में बैठकर कुछ खाने में मशहूर था। बेंजर एकदम से रुक गया। उसने सोचा था वैकिन यहाँ मिलेगा ही नहीं। वैकिन भी पहले तो थोड़ा चौंक गया, पर फिर अपने चेहरे की सरप्राइज छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, एडेलाइन कहाँ है? बेंजर हल्की सी शर्म के साथ जवाब दिया, वो कुछ सामान होटल में रखने बोली थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। वैकिन की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपने कैप्टन को ऑकवर्ड देखा, जो बहुत कम होता है। एक हल्की सी हंसी दबाने की कोशिश में उसका गला खस गया। उसके लिए ये अजीब था। बेंजर जैसा बंदा जो हमेशा कंपोज रहता था, आज एडेलाइन की छोटी छोटी बातों में फंस गया था। वैकिन के दिमाग में तो अजीब अजीब तस्वीरें बनने लगी। बेंजर जैसे कोई वफादार कुत्ता जो हर वक्त एडेलाइन के पीछे पीछे चल रहा हो। उसके अंदर का मजाक खुराफाती हो रहा था, पर एक पल के बाद उसने अपने मन को झटक दिया। छोड़ो ये सब, बताओ एडेलाइन कहाँ है? वैकिन का चेहरा अब सीरियस हो गया। उसके माथे पे शिकन आ गई। बेंजर ने कहा, वो कह रही थी कि और थोड़ा शॉपिंग करनी है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही वैकिन एकदम गुस्से में बोल पड़ा, क्या तुम कह रहे हो कोई एडेलाइन को अकेले शॉपिंग करनी थी? उसकी आवाज़ जोर से गूंजी। बेंजर एकदम से सन्न रह गया। उसने खुद सोचा ही नहीं था कि ये कितनी बड़ी गलती थी। वैकिन के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। ये सिटी इतनी खतरनाक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि ताकतवर नोबल आदमी भी बिना एस्कॉर्ट के नहीं चलता, और तुमने एडेलाइन को अकेला छोड़ दिया। बेंजर के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने समझा कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी। एक पल भी ज़ाया न करते हुए वो सीधा सड़कों पर दौड़ पड़ा। डैम इट, मैं तो भूल ही गया था, उसने अपने आप से कहा। उसकी सांस तेज थी और चेहरे पर गुस्से के साथ दर्द भी। उसके दिमाग में बस एडेलाइन की मुस्कान गूंज रही थी, वो मुस्कान जो उनके आने वाले कल के सपनों से जुड़ी थी, और अब वक्त उनके हाथों से निकल रहा था।
बेंजर दौड़ता जा रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, एडेलाइन की वो मुस्कान जो उसने टी गैदरिंग के वक्त देखी थी। उसने सोचा, मैं उसकी मुस्कान में अंधा हो गया था। कितना बड़ा बेवकूफ़ था मैं। उसके दिल में डर बस गया था, ऐसा डर जो उसे तोड़ देने के लिए काफ़ी था। अगर एडेलाइन को कुछ हो गया तो ये ख्याल ही उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो और वैकिन डेजिग्नेटेड जगह पर पहुंचे और बिना वक्त गवाए मैनेजर से एडेलाइन के बारे में पूछने लगे, लेकिन मैनेजर का रवैया काफ़ी बदतमीज़ था। उसने आँख घुमाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता तुम किस बारे में बोल रहे हो। हमारे यहाँ ऐसी कोई कस्टमर नहीं आई। वैकिन ने हार नहीं मानी। उसने एडेलाइन का एकदम क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया और बेंजर ने भी उस बात को दोबारा रेनफोर्स किया। दोनों चाहते थे कि मैनेजर थोड़ा याद करे, लेकिन मैनेजर गुस्से से बोला, यहाँ रोज़ लोग गायब होते हैं। तुम चाहते हो कि मैं सबको याद रखूं? ये बोलते हुए उसके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो उसके लिए खतरनाक साबित हुई। वैकिन ने अपने डिस्क्रिप्शन में कभी ये नहीं कहा था कि एडेलाइन ने मर्दों के कपड़े पहने थे, लेकिन मैनेजर ने अपनी घबराहट में वो डिटेल खुद बता दी। ये सुनकर बेंजर का गुस्सा फट पड़ा। उसने मैनेजर के कॉलर को पकड़ा और खींच लिया और ठंडी खतरनाक आवाज़ में बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि एक औरत मर्दों के कपड़ों में थी? उसकी आंखों में ऐसी जलन थी जैसे वो फौरन ही उस आदमी को चीर डालेगा। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। उसके आंखों में आंसू आ गए, डर से गिरने लगे। उसके मुंह से कुछ भी लफ्ज़ निकलने लगे। बेंजर ने उसकी गर्दन और कस ली। अगर अपनी जान प्यारी है तो सच बता, वरना यही तुझे ख़त्म कर दूंगा। मैनेजर के हाथ पैर हिलते रहे। वो बचने की कोशिश करता रहा। वैकिन ने आगे बढ़कर तुरंत इंटरवेन किया। उसने कहा, कैप्टन रुकिए, अगर ये मर गया तो हम एडेलाइन को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वैकिन के लफ्ज़ों में डेस्परेशन थी। बेंजर ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की। उसने एक बार गंदी गाली मम्बल की और मैनेजर को छोड़ दिया। मैनेजर ज़मीन पर गिर गया, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा, खांसी के बीच में। वैकिन उसके पास बैठा और थोड़ा नरम टोन में बोला, तुमने खुद अपने मुंह से कह दिया, रोज़ लोग गायब होते हैं। उसकी स्मर्क हल्की सी थी, पर उसके पीछे एक रेवलेशन छुपा था। मैनेजर की आंखों में आंसू भर गए। वो वैकिन की आंखों में देखते हुए स्टैमर करने लगा। उसने समझ लिया कि उसका राज खुल चुका है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ खतरनाक होने वाला हो। वैकिन ने अपनी तेज़ आवाज़ में मैनेजर से फिर पूछा, अब बोलने का मन है तुम्हारा? उसकी कठोर टोन ने मैनेजर के होठ खोल दिए। मैनेजर ने हिचकिचाते हुए कहा, ब्लैक वाइंड। ये नाम सुनकर बेंजर की आंखों में हैरानी चमकी। उसके चेहरे पर पहली बार एक रिएक्शन दिखाई दिया। उधर कहीं और एडेलाइन धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसके कानों में हल्की सी आवाज़ आ रही थी, जैसे लोग आस पास ही खड़े हो और बात कर रहे हो। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था, पर धीरे धीरे उसने कुछ चेहरे पहचान लिए। मैंने कहा था उसके साथ ध्यान से पेश आओ। एक गुस्से भरी आवाज़ आई। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही गिर गई थी बेहोश होके। दूसरी आवाज़ ने अपना बचाव किया। एडेलाइन ने थोड़ा झुक कर देखा, कोई उसके पास था। अब होश में आ गई हो? वो कॉइन था। उसकी आवाज़ में फिक्र थी और उसकी प्रेजेंस एडेलाइन को एक पल के लिए अपनापन सा महसूस हुई। एडेलाइन ने धीरे से कहा, ये जगह मेरा सिर दर्द कर रहा है। और अभी अचानक उसके दिमाग में तस्वीरें चमक उठी। खून के दाग, पत्थर पर बने अजीब नक्श, लोहे की जंजीरें और वो खौफनाक शक्ल डेमन किंग का। उसके दिल में एक ठंडी सी सांस लिपटी। ये यादें क्या सच में सब मर गए? देवास की ताकत इतनी बढ़ गई थी क्या? ये क्या डेमन किंग जाग गया क्या? उसके दिल ने अपने आप को संभाला। नहीं, देवता की बराबरी अभी दूर है। अगर मेरी यादें धीरे धीरे वापस आई तो शायद मैं कुछ बदल पाऊँ। उसका सोचने से पहले एक गुनगुनाहट सी आवाज़ ने उसे हिला दिया। लेडी, जवाब दो। अगर होश में हो तो अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ। ये कैन था जो उसके सामने खड़ा था। उसकी आवाज़ ने एडेलाइन को प्रेजेंट में खींच लिया। एडेलाइन ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, तुमसे मिलने का तो मुझे खुद ही इरादा था। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। खुशी हुई तुमसे मिलकर एविड। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। सबसे ज़्यादा हैरान था एविड। उसके चेहरे पर दो गहरी निशान थे, एक आँख के पास और एक होठों के किनारे। उसके बरगंडी रंग के बाल और पीली आंखें उसे और भी अलग बनाते थे। उसने तुरंत अपनी तलवार खींचकर एडेलाइन की गर्दन पर रख दी। तुम्हें मेरा पुराना नाम कैसे पता? उसकी आवाज़ में शक्ति थी।
एडेलाइन ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर देख कहा, मुझे मारोगे तो तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। उसके टोन में ऐसी ठंडक थी जो किसी भी इंसान को चुभ जाए। एविड के होठों पर एक हल्का सा मुस्कान खेल गया। क्या इंटरेस्टिंग औरत हो तुम। तुम्हें पता भी है कितनी बार ये लाइन मैंने सुना है जब नोबल से डील किया है। एडेलाइन ने आंखें घुमाई, जैसे उसे उसकी धमकियों से कोई इंटरेस्ट ना हो। तुम्हारा मकसद पैसा ही होगा ना, तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। सीधे मुद्दे पे आते हैं। और ये कहकर वो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठी रही। ना घबराहट ना डर, जैसे तलवार उसकी गर्दन पर नहीं बल्कि किसी और की हो। एविड ने उसकी हिम्मत और शांति को महसूस करके अपनी तलवार वापस खींच ली और 2 कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी, जैसे उसे समझना हो कि सामने बैठी लड़की इतनी निशांत कैसे है। तुम इतने पक्के से कैसे कह सकती हो कि हम ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं, उसने पूछा। एडेलाइन ने शांत लेकिन तेज आवाज़ में जवाब दिया, सोच कर देखो, तुम लोग मुझे उस बेस्ट इन से उठाकर लाए हो जो हाई नोबल्स के लिए भी रिजर्व करना मुश्किल होता है, और मैं मोहन सिटी में अकेली बिना एस्कॉर्ट के घूम रही थी। तुमने शायद उसी मौके के फ़ायदा उठाया। उसकी बातों में इतना लॉजिक था कि एविड एक पल के लिए हैरान हो गया। उसके होठों पर हल्का सा स्मर्क आ गया। तो आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, उसने इंटरेस्ट के साथ पूछा। एडेलाइन की आंखें ठंडी हो गई। उसके टोन में एक छुपी धमकी थी। मैं कह रही हूँ कि संभल कर रहे। हमेशा एस्कॉर्ट ना होने का मतलब कमज़ोर नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है वो इंसान इतना ताकतवर है कि उसे किसी गार्ड की ज़रूरत नहीं होती। उसकी आंखों की शक्ति देख एविड के दिल में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी जगी, लेकिन उस पल का टेंशन तोड़ दिया। बाहर मची अचानक हंगामे ने। दरवाजे के बाहर धक्के, चीखने, चिल्लाने और लोहे की टकराहट की आवाज़ आने लगी। एविड तुरंत पलटा। उसके चेहरे पर गुस्सा था। ये सब शोर क्या है, उसने गरजते हुए पूछा। उसके आदमियों में से एक बेहद घबरा कर अंदर घुसा, पसीने में तर और सांस फूली हुई। लीडर, बाहर बाहर एक डरावना आदमी है। वो सबको उड़ा रहा है। ये सुनकर कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुला और अंदर आया बेंजर और वैकिन। उनकी एंट्री ने माहौल ही बदल दिया। बेंजर के चेहरे पर दबा हुआ गुस्सा था, पर वो बाहर से शांत नजर आने की कोशिश कर रहा था। वैकिन का हाथ तलवार के दस्ताने पर था, तैयारी की कभी भी उसे निकाल ले। एविड की आंखें तेज हो गई। उसने एडेलाइन की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, ताकि वो भी सुन सके, अब समझा मैं। तुम इतनी शांत इसलिए थी क्योंकि तुम्हें उनका इंतज़ार था, है ना। उसकी आवाज़ में शक और हैरानी दोनों थी। एडेलाइन खुद भी कुछ समझ नहीं पाई। ये दोनों यहाँ कैसे आ गए। उसने तो प्लान किया था कि एविड के सामने अपनी असली पहचान ड्यूक ऑफ डार्कनेस की पत्नी होने की खुद ही समय पर खोलकर नेगोशिएट करेगी, लेकिन इस तरह उसका अचानक आ जाना उसके लिए भी एक नया मोड़ था। बेंजर सबसे पहले उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर फिक्र थी। एडेलाइन, तुम यहाँ, तुम ठीक तो हो ना। तुम्हें ज़रा अंदाज़ा भी है हमें तुम्हें ढूंढने के लिए क्या क्या झेला। एडेलाइन की आंखों में हैरानी थी। तुम्हें ये जगह कैसे पता चली, उसने हिचकिचाते हुए पूछा। वैकिन ने गहरी सांस लेकर जवाब देना शुरू किया। एडेलाइन, तुम समझ भी नहीं पाओगी। ये सब शुरू हुआ जब मैनेजर ने हमें एक चीज़ बताई। उसने ब्लैकविंड का जिक्र किया। एडेलाइन का दिल एकदम तेज़ धड़कने लगा। ब्लैकविंड, वही ईगल मशीनरी कॉप जिसे मैं हायर करना चाहती थी। वैकिन की बात अधूरी रह गई जब बेंजर का चेहरा बदल गया। उसने बिना कुछ कहे तुरंत ज़मीन पर बैठकर अपना हाथ मिट्टी पर रखा। धीरे धीरे उसके स्पर्श से एक हल्का सा नीला प्रकाश निकलने लगा, जैसे कोई गहरा जादू जिंदा हो रहा हो। वैकिन की आंखें खुल गई। वो समझ गया बेंजर क्या करने वाला है। कैप्टन रुक जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते, उसने घबरा कर कहा। उसके दिल में एक अजीब सी आशंका थी। अगर आप ये मैजिक इस्तेमाल करोगे तो असुरा को आपकी लोकेशन पता चल सकती है। ये बहुत खतरनाक है। लेकिन बेंजर रुकने वाला नहीं था। उसने ठंडी लेकिन पक्की आवाज़ में कहा, मैं सर्च मैजिक यूज़ कर रहा हूँ। उसकी आंखें एडिक्ट थी, जिसमें सिर्फ एक ही चिंता थी, एडेलाइन की सुरक्षा। वैकिन ने फिर से रोका, लेकिन इस बार बेंजर ने उसकी बात को काट दिया। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने सख्ती से कहा, और अपनी सारी ऊर्जा उस जादू में डाल दी। आँख झपकाते ही स्पेल ने एडेलाइन का पता बता दिया, और फिर ऐसे हमने तुम्हें ढूंढ पाया। वैकिन ने गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी बात एडेलाइन को समझाई। एडेलाइन एक पल के लिए बेहद स्टन हो गई।
उसने कभी नहीं सोचा था कि बेंजर उसकी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा, लेकिन उसके दिल में कन्फ्यूजन थी, हैरानी और एक छुपी हुई शुक्रिया की गर्माहट सब एक साथ उमड़ आई। बेंजर ने धीरे से कहा, चलो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं और जैसे बस उसे सुरक्षित करने की सोच रहा हो। एडेलाइन का दिल तेज धड़कने लगा, उसके दिमाग उसके पहले के शब्द गूंजने लगे। तभी एविड आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर पहली बार असली क्यूरियोसिटी थी। अब वो अपने मास्क के पीछे नहीं था। क्या ये सब सच में हो रहा है? क्या तुम मुझे समझा सकते हो? उसने बेंजर की तरफ देखते हुए पूछा। उसके मुस्कान में एक अजीब सी दिलचस्पी थी। बेंजर और एडेलाइन अपनी बात में उलझे हुए थे कि अचानक एविड की आवाज़ से दोनों की एक साथ तरफ मुड़ गए। एडेलाइन उस वक्त अपने बालों को बांध रही थी, लेकिन तुरंत हाथ रोककर उसने अपनी अटेंशन उस पर टिकाई। उसने हल्की सी खांसी और शांत लेकिन फर्म आवाज़ में कहा, मुझे भी ऐसे उम्मीद नहीं थी कि बात इस मोड़ पर आएगी। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन चलो अपना परिचय देती हूँ। मैं ड्यूक ऑफ डार्कनेस की वाइफ हूँ, एडेलाइन लॉन। उसने बेंजर की तरफ इशारा किया। एविड की आंखें फट गई, उसके होठ हिले, लेकिन अल्फाज नहीं निकले। तुम उसकी आवाज़ में एक सच्ची हिचकिचाहट और शौक था। एविड की आंखें हैरानी से खुल गई। उसके चेहरे पर बिल्कुल स्पष्ट अविश्वास था। पसीने के मोती उसके माथे पर उभर आए। थोड़ी देर बाद सभी एक जगह बैठ गए। एडेलाइन और एविड आमने सामने थे और उनके पीछे बेंजर और वैकिन खड़े थे। बीच की मेज पर एक कप चाय रखा था। चलो शुरू करते हैं अपना समझौता, एडेलाइन ने साफ और दृढ़ आवाज़ में कहा। एविड ने हल्की सी हंसी दबा ली। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि यह कोई नेगोशिएशन नहीं, बल्कि एक छुपी हुई धमकी है जो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ दिया गया था। उसे गुस्सा आया, लेकिन बेंजर की तीखी नज़रें में वो ना नहीं बोल सकता था। उसने उसे मजबूर कर दिया कि वो उस खेल में हिस्सा ले। तो कैसा समझौता चाहिए आपको? एविड ने चाय का कप उठाते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब नरम हो गई थी। बस इतना कि तुम मेरे पति के वफादार सैनिक बन जाओ, एडेलाइन ने शांति के साथ कहा, अपने हाथ जोड़कर। वैकिन ने तुरंत बेंजर की तरफ देखा और मुस्कुराया, जैसे भी हस्बैंड शब्द सुनकर मजा ले रहा हो। क्या तुम मजाक कर रही हो? एविड फट पड़ा। उसकी आवाज़ में निराशा और गुस्सा दोनों थे, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दोबारा बेंजर से मिली, उसके अंदर एक ठंडी सी दहशत दौड़ गई। तुम्हें मेरी वाइफ के बाद से कोई शिकायत है क्या? बेंजर की ठंडी और कड़क आवाज़ ने उसका खून जमा दिया। उसकी आंखें बिल्कुल बेमोहरा थी, लेकिन उनमें छुपा खौफ सब कुछ कह रहा था। एविड ने ज़ोर से गला साफ किया, कप को बड़े संभाल कर मेज़ पर रखा, पर बिल्कुल अलग लहजे में बोला, नहीं मैम। एडेलाइन ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और चिन पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से कहा, मुझे मैम मत कहो, मुझे एडेलाइन बुलाओ। ठीक है एडेलाइन, एविड ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर एक प्रोफेशनल सख्ती आ गई। तुम्हें पता है मशीनरी क्या होते हैं? क्या तुम समझती हो कि बिना सोच समझे ऐसी बात कर दी? एडेलाइन की आंखें थोड़ी चमक उठी। उसके चेहरे पर एक इंट्रिग्यूट सी स्माइल थी। वही पल था। एविड ने सीधे बेंजर की तरफ देखा और बोला, मेरा मतलब है बेंजर, तुम्हारे सामने तो एक सम्राट तक नहीं दिख पाता, फिर भी तुम हम जैसे मशीनरी के नाइट बनना चाहते हो। हम वो बदनाम ब्लैक वाइंड है, फिर भी तुम्हें हमारी ज़रूरत है। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया, जैसे कह रहा हो, ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, हम जानते हैं हमें क्या कहते हैं। एडेलाइन ने अपना कप उठाया और शांति से एक सिप लिया और फिर उसे नीचे रख दिया। उसने दोनों हाथ जोड़कर अपने चिन के नीचे रखे और एक छोटी सी शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी बदनामी से वाकिफ़ हूँ। तुम पैसों के लिए सब कुछ करते हो, और सुना है तुम्हें ब्लैक वाइंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ से तुम गुजरते हो वहाँ सिर्फ निराशा छोड़ जाते हो। सही कहा ना एविड? एडेलाइन की आवाज़ एकदम बदल गई, इतनी नरमी और ठंडक के साथ कि एविड एक पल के लिए चौंक गया। उसने सिर्फ उसका पुराना खानदानी नाम ही नहीं लिया, बल्कि ऐसा भी जता दिया जैसे उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानती हो। एविड के चेहरे पर झलक आई, नाराज़गी और बेचैनी दोनों की। तुम हो कौन और मेरे खानदान का नाम तुम्हें पता कैसे है? उसकी तीखी नज़र अब एडेलाइन पर टिक गई थी।
आवाज़ भी अब उसी की तरह ठंडी हो गई। ये कैसे पता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी ये है कि मुझे पता है। अडलान ने शांति से अपना कप एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान बनी रही। एविड की नज़र इधर उधर भटकने लगी। पसीना उसके माथे पर दोबारा मोती बनकर उभर आया। एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। ड्यूक ऑफ डार्कनेस जैसे शक्तिशाली लोग हमें जैसे मशीनरीज को ही क्यों हायर करना चाहते हैं? उनके पास तो अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं। कोई भी ट्रेन सैनिक मिल सकता था। फिर भी हम तभी जैसे उसके दिमाग में बिजली सी चमकी। तो इसलिए, एविड ने धीरे से कहा। एयरलाइन के होठों की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई, जैसे उससे पता चल गया हो एविड सही रास्ते पर है। लगता है तुमने इतना तो समझ लिया, उसने शांत लेकिन थोड़ी सी छेड़छाड़ भरी आवाज़ में कहा। अच्छे सैनिक तो कभी डार्कनेस की ज़मीन पर पैर नहीं रखेंगे, लेकिन हम जैसे मशीनरीज पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ी, सही? एविड ने अपने खुद के शब्दों पर जोर देकर कहा। एयरलाइन धीरे से कुर्सी से उठ खड़ी हुई, दोनों हाथ मेज़ पर रखे और सीधा एविड की तरफ बढ़ने लगी। हाँ, ये भी एक वजह है, लेकिन असली वजह ये है कि मुझे यकीन है तुम एक दिन बेहतरीन नाइट्स बनोगे। एविड ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर उसकी तरफ क्यूरियस सी नज़र से देखा, फिर थोड़ी मुस्कान के साथ पूछा, और तुम्हें इतना यकीन कैसे है? एयरलाइन की आंखों में चमक उठी। उसने शरारती तरीके से जवाब दिया, क्योंकि मैं एक फ्यूचर देखने वाली हूँ, लेकिन माफ़ करना और ज़्यादा नहीं बता सकती। ये एक बिजनेस सीक्रेट है। एविड ने तुरंत अपनी नज़र बेंजर की तरफ मोड़ ली, जैसे एडेलाइन की आंखें संभालना मुश्किल हो। ड्यूक, क्या तुम्हारी पत्नी हमेशा ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती करती है? वैकिन हंस पड़ा और बोला, अरे यही तो हमारी मैडम का चाम है। सही कहा ना कैप्टन? बेंजर के गालों पर एक हल्की सी लाली उभर आई। उसने चुपचाप एडेलाइन को देखा, जैसे उसके रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा हो। एविड ने एक गहरी सांस छोड़ी, आंखें घुमाई और नाराज़ सी आवाज़ में बोला, ठीक है, मान लो हमारी मशीनरी कोर्स तुम्हारे नाइट्स बन जाती है, तो तुम हमें क्या दोगी? एडेलाइन ने बिना झिझक जवाब दिया, एक आरामदायक घर, धन दौलत और सीखने का मौका। एविड ने हाथ से अपने माथा दबाया और थकी हुई आवाज़ में बोला, बस इतना ही? ये सब तो हम खुद भी कमा सकते हैं। ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने देखा बेंजर और वैकिन दोनों अपनी तलवारों की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। एडेलाइन ने तुरंत समझते हुए बचने की कोशिश की, तो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए हमारी वफादारी के बदले? एविड ने मुस्कान के साथ मजाक करते हुए कहा, तो तुम पूरा रोमन कॉन्टिनेंट ही क्यों नहीं दे देती हो हमें? तभी तो फ़ायदा होगा ना। उसकी आवाज़ में छेड़छाड़ थी, जैसे जानता हो कि ये इम्पॉसिबल डिमांड है। एडेलाइन ने मेज़ पर उंगली रखी और फिर मुस्कुराकर बोली, दुनिया चाहिए तुम्हें? दिलचस्प। मुझे लगा तुम्हारी ख्वाहिश सिर्फ पैसे तक सीमित है, लेकिन दुनिया पर राज करना, ये तो नया है।